अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 3 का सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन का क्विक रिव्यू करने लगे हैं वन शॉट में। तो बेसिक्स पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर किए हैं आप लोगों के लिए। इससे आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होता है? एंगल कवर्ड बाय अ बॉडी। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपके सामने कोई एक बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और वो इस तरह से कर्व पाथ पे या स्ट्रेट मूव करती है। तो बच्चों, आपकी नज़र जो आंखें हैं वो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देख रही थी। जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करता है आप अपनी नज़र को या अपनी गर्दन को ट्विस्ट कर रहे होते हैं, रोटेट करते हैं। तो जितना आप एंगल कवर करते हैं, अपनी गर्दन को रोटेट करवाते हैं, वही आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और ये जो बॉडी ये डिस्टेंस कवर करती है इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेसिकली आप एंगल कवर्ड को ही आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ऐसा यूनिट बच्चों इसके क्या होते हैं? रेडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखना है। अदर यूनिट जो होते हैं वो डिग्री और रेवोल्यूशन होते हैं। डायरेक्शन इसकी बच्चों कैसे फाइंड करते हैं? राइट हैंड रूल के ज़रिए। तो राइट हैंड रूल में याद रखिएगा कि अगर वो वेक्टर काउंट होता है तब जब वो स्मॉल एंगल पर होता है। इसकी वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि हमारे पास यहाँ पर वेक्टर के लॉ ऑफ एडिशन क्या करते हैं? कमोटेटिव लॉ या एडिशन का लॉ होल्ड करता है। लेकिन स्केलर में बच्चों जब ये स्केलर ट्रीट करते हैं तो लार्ज एंगल आता है। लार्ज एंगल पर फिर θ1 प्लस θ2 इसके जो आप बराबर नहीं हो पाते θ2 प्लस θ1। तो ये मैं आपको क्लास लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि किस तरह से बुक रोटेट करके ये एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। टाइम शॉर्ट है तो बस आपने बेसिक ये 2 पॉइंट ज़हन में रख लेने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला आता है S इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है S और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। इनके दरमियान एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को आपने प्रूफ भी किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रूफ करने लगा हूँ कि एंगल 1 रेडियन कब होता है। तो याद रखिएगा, जब किसी सर्कल में ये जो आर्क लेंथ होती है जिसको S कहते हैं और ये जो हमारे पास आर रेडियस होता है, अगर ये दोनों लंबाइयाँ बराबर हो जाएं तो बीच में पड़ा हुआ एंगल क्या होता है? 1 रेडियन। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट सा आपके लिए प्रूफ किया है। तो थीटा अगर निकालते हैं तो ये S ओवर क्या हो जाता है? आर। यूनिट आपको पता है ये रेडियन में होना चाहिए, इसलिए मैंने यूनिट फार्मूले के साथ ही लिख दिया। अब हम जानते हैं कि जब आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाएं तो एस आर या आर एस दोनों में से कोई एक बराबर पुट किया जा सकता है। तो मैंने बच्चों आर की जगह एस कर दिया, एस से एस कैंसिल हो गया तो 1 रेडियन आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये कंडीशन है एमसीक्यूज में आपसे पूछी जा सकती है। क्या है? आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हो जाए तब बीच में पड़ा हुआ एंगल क्या होता है? 1 रेडियन होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ डिग्री और रेडियन के प्रूफ दिखाए जा रहे हैं। 1 रेडियन बराबर होता है 1 पाई ओवर 180 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों देखें, 1 रेडियन बराबर होता है 180 ओवर पाई डिग्री के। तो ये प्रूफ भी आपने किया हुआ है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री होता है, ये भी प्रूफ आपने किया हुआ है। तो यहीं से मैं कुछ एमसीक्यू जनरेट कर रहा हूँ। अगर 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है तो 10 रेडियन भी तो किसी ना किसी चीज़ के इक्वल होगा। तो आपने दोनों तरफ 10 मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल आगे चला जाता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो ये हो जाता है 5730 डिग्री हो जाता है। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से। तो जितने नंबर ज़ीरो यहाँ पर आप बढ़ाते रहेंगे उतने ज़ीरो यहाँ पर बढ़ते रहेंगे, डेसिमल आगे जाता जाएगा। तो ये रिलेशन बेसिकली ये याद रखना है और जितना नंबर जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेगा वो आपने करते जाना है। नेक्स्ट बच्चों 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री। तो अगर मैं 57.3 डिग्री को नीचे ले जाऊं दूसरी तरफ और रेडियन के नीचे, तो इधर अकेला बचेगा 1 रेडियन। तो सॉरी 1 डिग्री बचेगा। 1 डिग्री अब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो ये रेडियन में आंसर आएगा। तो याद रखना है 1 डिग्री रेडियन में कुछ इतना होता है। 1 रेडियन डिग्री में इतना होता है। अगर उल्टा बोलें तो डिग्री में रेडियन कितने होते हैं, तो ये डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट बच्चों एंगुलर वेलोसिटी होती है, आप जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, तो ये डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन जैसी ही है जो हमने लीनियर वेलोसिटी की पढ़ी थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी हर पैरामीटर आपका एंगुलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओमेगा को हम एंगुलर वेलोसिटी के लिए यहाँ पर सिंबल यूज़ कर रहे हैं, इसका फार्मूला होगा थीटा ओवर टी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। इसकी जो रेशो होती है इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी के साथ अगर आप लिमिट अप्लाई कर दें, यानी टोटल पाथ की जो एवरेज इंफॉर्मेशन है अगर आप उसको लिमिटाइज कर दें फॉर शॉर्ट इंटरवल के लिए, क्लोजेस्ट टू शॉर्ट इंटरवल के लिए, तो हमारे पास वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है। क्योंकि एक लम्हा होता है, एक लम्हा बहुत ही छोटा टाइम होता है जिसको हम यहाँ पर इंस्टेंटेनियस के साथ ज़ाहिर कर रहे हैं। तो ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी के साथ लिमिट लेने से इंस्टेंटेनियस बन जाती है। तो ये अगर हम एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाएं तो ये फार्मूला भी आपके पास आ गया। अब बच्चों आप जानते हैं कि आपने फर्स्ट ईयर में मैथ में जो डेरिवेटिव वाला चैप्टर है उसमें आपने इस फॉर्म को डेरिवेटिव फॉर्म में कहा था। तो अगर मैं इसको डी की फॉर्म में लिखूं तो ये डी थीटा वर डी टी बन जाएगा। एसआई यूनिट इसके क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड। अदर यूनिट होते हैं रेवोल्यूशन पर सेकंड, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर आवर, कोई भी हो सकते हैं अदर, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो रेडियन पर सेकंड ही है। नेक्स्ट बच्चों ये आपके एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन ऐड थे बट मैंने स्मार्ट सिलेबस में निकल गया, लेकिन फिर भी मैंने इनको कवर किया क्योंकि इनसे रिलेटेड किसी और फॉर्मेट में आपको चीज़ें आ सकती हैं। तो और हैंड जो आपकी घड़ी की सुई है, जो बड़ी सुई होती है जो घंटे बताती है, वो एंगुलर किस स्पीड से मूव कर रही होती है उसका फार्मूला होगा, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है थीटा ओवर टी, थीटा ओवर टी। तो थीटा जो है वो हमारा 2 पाई होगा, क्योंकि पूरी रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन कवर होते हैं, तो ये ऊपर थीटा 2 पाई आ जाएगा। नीचे टाइम कितना है, घंटे की सुई पूरा चक्कर 12 घंटे का काटती है, तो 2 से अगर 12 को काट दें तो पाई/6 रेडियन पर आर बनेगा। और अगर मैं इसको 1 घंटे में, क्योंकि ये 12 आर है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पाई/21600 रेडियन पर सेकंड। अब ये सेकंड में भी आपको आना चाहिए, ये आपको घंटों में भी पता होना चाहिए। मिनट हैंड क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/60 मिनट। अब मिनट के हिसाब से अगर 2 को 60 से काटें तो हमारे पास मिनट में ये आंसर आ जाता है। और आपको पता है अगर मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लगा दूं तो 60 मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 3600। तो ये 2/3600 करेंगे तो ये पाई/1800 रेडियन पर सेकंड बनेगा। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। सेकंड हैंड क्या होती है, उसका 2 पाई, सब में ऊपर 2 पाई रहना, ये आप बात क्लियर याद रखें। बस नीचे टाइम की इंफॉर्मेशन पर ख्याल रखना है। चूँकि सेकंड की सुई है तो सेकंड की सुई पूरे चक्कर में, पूरी क्लॉक में 60 सेकंड रोटेट करती है, तो ये 2 पाई/60 बना। 2 से 60 को काटेंगे तो पाई/30 हमारे पास रेडियन पर सेकंड बना। अगर हम बच्चों अर्थ की रोटेशन के हिसाब से देखें तो अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस के गिर्द जो होती है वो एक दिन की होती है। तो एक दिन के हिसाब से देखें तो 2 पाई रेडियन पर डे होगी। और अगर मैं एक दिन की जगह 12 घंटे कर दूं तो 12 घंटे की बजाय जो होगा उसका आंसर क्या होगा, पाई/6 रेडियन पर आवर हो जाएगा। अगर मैं घंटों की जगह मिनट लगा दूं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 2 पाई ऊपर वैसे ही रहेगा। 12 को 60 से ज़रब करेंगे 720, 2 को 720 से अगर कटिंग करते हैं तो पाई/360 रेडियन पर मिनट में आंसर आ जाएगा। और अगर बच्चों इस घंटे की जगह पर मैं 3600 सेकंड लगा दूं, सेकंड की फॉर्म में करूं, तो ये हमारे पास एट दी एंड आंसर आ जाएगा पाई/21600 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपको निकालने आने चाहिए, या आप इनके जो आप याद कर लें, घंटों में भी, मिनट में भी और सेकंड में भी इनके आंसर याद कर लें। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमने जो पढ़ा था पुराने सिलेबस में, जो लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, बट यहाँ पर है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको लिखा जाता है बच्चों अल्फ़ा से और इसका फार्मूला होता है ओमेगा ओवर टी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, मतलब टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन के साथ मैंने पहले भी बताया था लिमिट लगा दें तो ये हो जाता है
डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी ये एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लगा देते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन के साथ लिमिट लेने से वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है। और आप इस फॉर्मेट को जानते हैं कि जब लिमिट लग जाए डेल्टा ओवर डेल्टा के साथ तो वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल चेंज के लिहाज से, स्मॉल इंटरवल के लिहाज से। तो बच्चों यहाँ पर एक और बात आपने याद रखनी है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये एक चीज़ पर जाके बराबर हो सकते हैं, और वो है यूनिफॉर्म रेट पर। ये जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाए, जो लीनियर वेलोसिटी आ जाए एवरेज में, इधर आ जाए आपके पास है लीनियर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, कोई भी इस तरह की दो चीज़ें आपस में इक्वल हो जाए, पावर के बारे में आ जाए, पावर इंस्टेंटेनियस और पावर एवरेज बराबर हो जाए, वो भी यूनिफॉर्म रेट पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर डायरेक्शन के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर आप गौर करें कि ऑल एंगुलर पैरामीटर्स अलोंग आर अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों जितने भी एंगुलर पैरामीटर हैं, चाहे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, वट एवर जो भी इस चैप्टर में आपको एंगुलर क्वांटिटीज़ बताई जा रही हैं, उन सब की डायरेक्शन एक ही तरफ है, और वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। थीटा हो, ओमेगा हो, अल्फा हो, टॉर्क हो, एंगुलर मोमेंटम हो, वट एवर बच्चों सारे के सारे एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों लीनियर एंड एंगुलर पैरामीटर रिलेशंस, यानी कुछ रिलेशंस हैं जो आपने याद रखने हैं, जैसे एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वी लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा आर एंगुलर वेलोसिटी है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ए हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। यहाँ पर याद रखना है कि ये जो रिलेशन है इसमें जो एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल होता है। क्या होता है, टेंजेंशियल होता है, ये बात याद रखनी है। आगे होता है टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये भी एंगुलर पैरामीटर है, एंगुलर फोर्स है, रोटेशनल फोर्स है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये हमारी लीनियर फोर्स है, ये एंगुलर मोमेंटम है और ये लीनियर मोमेंटम है। आप देख रहे हैं सब में एक आर इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये रेडियस की वजह से, यानी लीनियर को ऑर्बिटल मोशन में कन्वर्ट करके हमारे पास ये पैरामीटर रिलेशन बने हैं। असल बच्चों हमारे पास लीनियर पैरामीटर्स ही हैं, हमने उन्हीं लीनियर पैरामीटर्स को क्या किया है, एंगुलर में कन्वर्ट किया है। तो ये सारे आपके कन्वर्टर्स समझ लें, क्या है, कन्वर्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं। बच्चों जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो हमारे पास थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा ई प्लस अल्फा टी, यानी लीनियर पैरामीटर एंगुलर में अगर लिख देंगे तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वही उसी तरह से आ जाएंगी, वही सारे कंसेप्ट यहाँ पर लगेंगे, वही सारे न्यूमेरिकल बनेंगे जैसे आपने लीनियर पैरामीटर वाले किए हैं। तो यहाँ पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह, एस की जगह पर हमारे पास क्या आ गया है, थीटा, वी आई टी ओमेगा ई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्केयर टू अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ स्केयर माइनस ओमेगा ई स्केयर। ये इक्वेशन सारी की सारी तब वैलिड होंगी जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको हम बच्चों सेंटर सीकिंग फोर्स भी कहते हैं। याद रखना है इसका नाम सेंटर सीकिंग फोर्स है, यानी कि ये सेंटर की तरफ फोर्स तलाश करती है, यानी सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इसको सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। हर तरफ सर्कल में जब भी सेंटीमीटर फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन सर्कल के कहाँ पर होगी, सेंटर की तरफ होगी। अगर सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्शन है तभी तो उसका पाथ टर्न हो रहा है, अगर सेंटर की तरफ ना होती तो ये पाथ स्ट्रेट चलता चलता लीनियर मोशन ज़ाहिर करता। अब बच्चों बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ, हम स्ट्रेट पाथ मोशन को अगर सर्कुलर पाथ मोशन में कन्वर्ट कर दें तो उसको बच्चों सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका फार्मूला होता है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये आपने प्रूफ किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल में। उसके बाद वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, अगर हम पुट करते हैं वी की जगह आर ओमेगा लगाते हैं तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से फार्मूला बनेगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये है लीनियर वेलोसिटी के लिहाज से, ये है एंगुलर वेलोसिटी के लिहाज से, इधर लीनियर वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, एंगुलर वेलोसिटी का भी स्क्वायर है, तो ये बात आपने याद रखनी है।
मज़ीद बातें सेंटीपीटल फोर्स के हवाले से, सेंटीपीटल फोर्स में स्पीड सेम होती है, यानी सर्कुलर पाथ पर यहाँ पर घूमते हुए जो अमाउंट ऑफ मोशन है, जो स्पीड है, वो हर जगह क्या रहेगी, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। बट बच्चों वेलोसिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन मांगती है। तो इस जगह पर डायरेक्शन ये है, इस जगह पर डायरेक्शन ये है, इस जगह पर डायरेक्शन ये है, इस जगह पर ये है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है जिसकी वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अमाउंट ऑफ मोशन जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी। आगे बच्चों सेंटीपीटल फोर्स के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे लिंक जितने भी आगे चीज़ें मैं एग्जांपल बताऊंगा उन सब के नाम यूज़ करते हुए यही इंफॉर्मेशन जो तीनों मैंने आपको बताई हैं ये पूछी जा सकती हैं, ना सिर्फ सेंटीपीटल फोर्स के हवाले से बल्कि सब पैरामीटर जो भी इससे अटैच होंगे उनमें यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वर्क डन क्लोज पाथ की वजह से इसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो वर्क डन इज़ ज़ीरो ड्यू टू सेंटीपीटर फोर्स। सेंटीपीटर फोर्स जब भी अमल करेगी वर्क डन हमेशा ज़ीरो होगा। इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन होती है कि 90 होता है, क्योंकि वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कोस थीटा। तो सर्कुलर पाथ में एंगल 90 आता है, तो कोस 90 बच्चों क्या होता है, ज़ीरो। तो वर्क क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। आगे बच्चों हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं। सेंटीपीटर फोर्स, अगर सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द, या अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूरज के गिर्द, या मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द, तो ये सेंटीपीटर फोर्स जो इनको मिल रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मिल रही है, जिसके गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है। आगे अगर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट करता है, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट कर रहा है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, कूलम फोर्स जो है, वो आपको प्रोवाइड करती है सेंटीपीटल फोर्स। आगे जो स्ट्रिंग को स्टोन के साथ पकड़ के हम अगर रोटेट करवाते हैं, तो तब जो उसमें तनाव पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है, वो सेंटीपीटल फोर्स मुहैया करती है। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो वह मैग्नेटिक फोर्स वजह बनता है सेंटीमीटर फोर्स का। सेंटीमीटर फोर्स खुद कुछ नहीं है बच्चों, ये प्रोवाइड होती है इन चारों के किसी एक के आने की वजह से। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब मैं आपसे कह सकता हूँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क क्या होता है, तो ज़ीरो होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, तो वहाँ पर वर्क क्या होगा, ज़ीरो होगा। टेंशन की वजह से भी स्ट्रिंग में जो स्टोन रिवॉल्व कर रहा है उसमें भी वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। मैग्नेटिक फोर्स, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी इस पर क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और मैग्नेटिक फोर्स को याद रखिएगा, इस फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को डिफ्लेक्टिंग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो मैन मेड सैटेलाइट है उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने पुट करना शुरू किए, तो जो करीब तरीन ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट पुट करना पड़ा, उसके लिए जितनी वेलोसिटी दरकार थी उसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी। ये बच्चों याद रखिएगा, पुट करना होता है। ऑर्बिट पर, लोकेशन पर पहुंच के आपने उसको टेंजेंशियल वेलोसिटी देनी होती है, ये वाली, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। ये घूमने वाली वेलोसिटी नहीं है, ये आपने यहाँ पर जाके उसको जो स्ट्रेट फेंका है, जिस वेलोसिटी से फेंका है उसी वेलोसिटी की वजह से ये रिवॉल्व बाद में करना शुरू हुआ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। तो ये कम से कम किसी भी ऑर्बिट में, करीब तरीन ऑर्बिट में सैटेलाइट को पुट करने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी दरकार है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है जी आर ऊपर स्क्वायर रूट। तो बच्चों जब हमने इसकी वैल्यू पुट की, v इज़ इक्वल टू जी आर की, जी की 9.8, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर। तो जैसे ये वैल्यूज पुट की हमारे पास आंसर आ गया v इज़ इक्वल टू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू याद रखेंगे आप, ताकि MCQs कवर हो जाए। नेक्स्ट बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है t इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। ये होता है s इज़ इक्वल टू वी टी से फार्मूला निकालते हैं, तो t इज़ इक्वल टू एस ओवर वी। अब यहाँ पर स्मॉल t नहीं है, बड़ा t है, टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड एक रेवोल्यूशन को कहते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में बॉडी 2πr डिस्टेंस कवर करती है, और नीचे वेलोसिटी वैसे ही रहेगा। तो जब मैं रेडियस और वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, ये वाली रेडियस की वैल्यू पुट करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा टाइम पीरियड का, एक रेवोल्यूशन का करीब तरीन ऑर्बिट में, वो 50-60 सेकंड होगा, या 84 मिनट होगा, या 1 घंटा और 24 मिनट होंगे। अब बच्चों मज़ीद आगे इंफॉर्मेशन है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, हायर डिस्टेंस पर मूव करते जाएंगे, हमारा डिस्टेंस तो बढ़ता जाएगा अर्थ से, सेंटर से, लेकिन ऊपर जाते हुए हमारी वेलोसिटी कम होती जाएगी, और उसको कवर करने के लिए हमारा मतलब ऑर्बिट का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा, और वहाँ पर स्पीड कम भी होती जाएगी।
जब स्पीड कम होती जाएगी तो उसको कवर करने में, पूरी रोटेशन को कवर करने में जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये 3 बातें याद रखनी है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, ऊपर जाते हुए स्पीड कम होती है और उस रेवोल्यूशन को मुकम्मल करने में टाइम बढ़ जाता है। आगे बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी आती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है ऑर्बिट करने के लिए, ऑर्बिटल पाथ के अंदर जो वेलोसिटी होती है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंटीमीटर फोर्स को कंपेयर करने से यहाँ पर मैंने बता दी हुई थी। तो इस फार्मूले को, इस कंडीशन को पुट करते हैं तो हमें पास ये फार्मूला आ जाता है। अब इसमें जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ज़ाहिर सी बात है इन्वर्स रिलेशन है, स्पीड हमारी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बच्चों ये जो स्मॉल आर होता है ये कैपिटल आर प्लस एच होता है, यानी अर्थ का रेडियस और जो ऊपर हाइट है हमारी सरफेस से ऊपर, दोनों को कंबाइन करें तो जो डिस्टेंस बनता है उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बच्चों वेटलेसनेस आ जाता है। तो वेटलेसनेस क्या होता है, जहाँ पर अपेरेंट वेट आपका ज़ीरो हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को वेटलेसनेस कहते हैं। आपकी बुक पर अपेरेंट वेट की जगह पर यहाँ पर नॉर्मल फोर्स का जिक्र है, लेकिन वो अपेरेंट फोर्स ही है। अब ये समझे, वेट का मतलब होता है वज़न, लेस का मतलब होता है कम हो जाना, वेटलेसनेस, लेस का मतलब होता है इंतहाई कम हो जाना, ना होने के बराबर होना। तो जब ये कंडीशन आती है ये ज़्यादातर आपको सैटेलाइट के अंदर मिलेगी, या जब आप लिफ्ट से नीचे उतरते हैं तब आपको ये केस फील होगा। ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट की जाती है, क्योंकि बच्चों वेटलेसनेस का शिकार हो जाता है एस्ट्रोनॉट जब वो स्पेस स्टेशन पे या सैटेलाइट के अंदर होता है, तो उसको चलना फिरना काम करना ज़रा मुश्किल फ़ील हो जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए वहाँ पर ग्रेविटी क्रिएट की जाती है, उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। और इसके लिए हम किस तरह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करते हैं, रोटेट करवाते हैं। जैसे स्पिनर मशीन है या ड्रायर मशीन है बच्चों, वो आपकी रोटेट करती है, आपने देखा होगा। कपड़े हम सेंटर पे डालते हैं लेकिन वो कपड़े साइडों पर लग जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है, मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटी को क्रिएट करने के लिए इसी तरह का हम वहाँ पर इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि कितने चक्कर उसको दिए जाएं सैटेलाइट को या स्पेस स्टेशन को अपने एक्सिस के गिर्द 1 सेकंड में, कि वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट कर दे। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए कितनी रोटेशन 1 सेकंड में चाहिए, तो इन अदर वर्ड्स हम क्या फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। जैसे आपका फ़ैन रोटेट कर रहा है 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रहा है, तो आप फ्रीक्वेंसी ही बताएंगे। मोटर रोटेट कर रही है 1 सेकंड में कितने चक्कर काट रही है, तो आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी देखेंगे। तो इसका फार्मूला होता है F=1/2π√AC/G। ये एक्सेलरेशन होता है सेंटीमीटर। तो चूँकि ग्रेविटी लाइक इफेक्ट पैदा हो जाता है तो हम AC को क्या कर देते हैं, जी। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया। तो ये जिस इनर्शिया की सिंपल डेफिनेशन है, जो चेंज होता है मोशन में, उस चेंज के खिलाफ ये काम करता है। इसी तरह से अगर लीनियर मोशन में काम करेगा तो लीनियर इनर्शिया बनेगा, अगर रोटेशनल मोशन में काम करेगा रेजिस्ट करने का तो वो रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट अ चेंज इन रोटेशनल मोशन, इसका फार्मूला होता है I=mr², यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्टिकल के लिए फार्मूला है। जब आप रिजिड बॉडी के लिए लिखेंगे तो समीशन के साथ इसमें वो कंपोजिशन होती है डिफरेंट मैसेज की, उस वजह से ये फार्मूला समीशन में चला जाता है। अब बच्चों यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट MCQs आपको बताने लगा हूँ, फार्मूले भी आपने याद रखने हैं। जो रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है 1/12 ml²। जो रिंग या हुप होता है उसका फार्मूला क्या होता है, mr²। जो डिस्क या सिलेंडर होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 mr²। जो स्फीयर होता है उसका फार्मूला होता है 2/5 mr²। ये फार्मूले याद रखेंगे, MCQs आपके कवर हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों इसी फार्मूलाज के ऊपर MCQs किस तरह से पूछा जाता है, वो कहेगा फाइंड द रेशो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क टू हुप, यानी डिस्क को ऊपर रखना है और हुप के इनर्शिया को नीचे, यानी I डिस्क/I हुप। डिस्क का फार्मूला होता है 1/2 mr² और हुप का फार्मूला होता है mr²। mr² से mr² कैंसिल, 1/2, ये आंसर आ गया। अब बच्चों वो आपसे पूछ सकता है करेक्ट रिलेशन इनके दरमियान बताएं। तो 4 ऑप्शन होगी, तो सही रिलेशन आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ये अभी मैंने I डिस्क/I हुप लिखा था, I डिस्क/I हुप बराबर आया था 1/2, बराबर आया था 1/2। ये रिलेशन भी आ सकता है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो I होप इधर चला जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिलेशन बनेगा I होप = 2I डिस्क। ये बच्चों रिलेशन ऐसे भी आ सकता है कि I होप
डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, आई डिस्क। वट एवर जो भी है, रिलेशन को रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम लीनियर मोमेंटम कहते थे, बट यहाँ पर बच्चों क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन होगी। इसका फार्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम, या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड लीनियर मोमेंटम। ये क्रॉस प्रोडक्ट की ये डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। क्रॉस को हटाएं तो आर पी साइन थीटा आ जाएगा, एन कैप डायरेक्शन आ जाएगी, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो एल इज़ इक्वल टू आर पी साइन थीटा हो जाएगा। अगर 90 डिग्री पुट करेंगे तो एल इज़ इक्वल टू आर पी हो जाएगा। तो चूँकि जैसे ही आप 90 डिग्री पुट करते हैं ऑर्बिटल की कंडीशन होती है तो इसको एल नोट कह देते हैं, तो एल नोट आ गया इज इक्वल टू आर, वैसे ही पी होता है एम वी, चूँकि लीनियर मोमेंटम होता है एम वी, तो ये आ गया इसका फार्मूला। रीअरेंज करेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम वी आर। तो ये रिलेशन प्रूफ आपके सिलेबस में है, तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में रिलेशन पूछा जा सकता है। मज़ीद अगर मैं वी की जगह आर ओमेगा पुट कर दूँ तो ये रिलेशन आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। एम आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, आई इनर्शिया आ जाएगा, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये फार्मूला पार्टिकल के लिए और ये फार्मूला किसके लिए, समीशन की फॉर्म में रिजिड बॉडी के लिए। आगे बच्चों आपको पता होना चाहिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, स्पिन वो बॉडी होती है जो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, यानी जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के इनसाइड होगा, अंदर होगा, तो वहाँ पर स्पिन काउंट होगी। और जब बॉडी से एक्सिस ऑफ रोटेशन बाहर आ जाएगा, या वो बॉडी जो किसी के एक्सिस के गिर्द रोटेट करेगी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। यानी एक्सिस इनसाइड बॉडी हो तो स्पिन कहलाती है, आउटसाइड बॉडी हो तो वो ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। इसी तरह से बच्चों लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होता है और उसके लिए सिस्टम को कैसा होना पड़ेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता है जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, वो सिस्टम आइसोलेटेड होता है। अब L इज़ इक्वल टू हमने पढ़ा था फार्मूला आई ओमेगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो दो सिचुएशन होती है, इनिशियल और फाइनल। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया इनिशियल का और ये क्या हो गया, फाइनल का। इसको भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट, तभी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होल्ड करेगा। जब एक सिंगल क्वांटिटी बच्चों कांस्टेंट हो तो उसका चेंज हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। अब बच्चों डाइवर के केस में अगर हम एग्जांपल लें तो डाइवर जब बोर्ड से छलांग लगाता है तो उसके घूमने का जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है, जिससे एम आर स्केयर का प्रोडक्ट यानी आर बढ़ने से इनर्शिया बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग पर इनर्शिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो स्पीड होती है एंगुलर उसकी कम होती है। यहाँ पर उसकी स्पीड कम होती है। जैसे ही वो नीचे जाता है और अपनी बॉडी को क्लोज टक पोजीशन में लेके आता है, टक पोजीशन में लाता है, बॉडी को अपना कर्ल में इकट्ठा कर लेता है, तो तब हमारे पास उसके घूमने का रेडियस क्या हो जाता है, कम। तो जब एम आर स्केयर के फार्मूले में रेडियस बच्चों कम होगा तो इनर्शिया भी कम हो जाएगा, और जब इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर स्पीड खुद ब खुद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब डाइवर बोर्ड से छलांग लगाता है उस वक़्त उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है, स्पीड कम होती है, जैसे ही वो कल टक पोजीशन में आता है तो बताएं उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, उसके पीछे वजह है इनर्शिया कम हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों आ जाती हैं इसकी एग्जांपल्स, डाइवर की, बोर्ड से छलांग लगाने की, स्पिनिंग ऑफ आइस स्केटर की, या पर्सन होल्डिंग अ वेट एंड स्टैंडिंग ऑन द टेबल, और वो रोटेट करेगा, अपने बाजुओं को खोलेगा, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही वो अपनी बाजुओं को इकट्ठा करेगा, क्लोज टक पोजीशन में करेगा, तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, स्पीड अप तेज़ हो जाएगी। फ्लाई व्हील का काम है बच्चों स्टेबिलिटी या फ्लक्चुएशन जो रोटेशन मोशन में आती है उसको कम करना होता है। फ्लाई व्हील की एग्जांपल है जायरोस्कोप का काम है ओरिएंटेशन मेंटेन करना। तो ओरिएंटेशन मेंटेन करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको जायरोस्कोप कहते हैं। आगे बच्चों याद रखना, प्लैनेट्स मूव करते हैं एलिप्टिकल पाथ में। हमारा जो सन है वो फोकस पर होता है, ठीक है, और ये कुछ इस तरह का एलिप्टिकल पाथ होता है। अर्थ हमारी एलिप्टिकल पाथ पे मूव करती है, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों एक मैं आपको और एमसीक्यूज करवा दूं ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर। फ़र्ज़ करिए ये मेरी अर्थ है और मैं कहता हूँ जी अर्थ का साइज़
जो है वो रिड्यूस कर जाता है, अर्थ अपने साइज़ की आधी हो जाती है। तो नया रेडियस पहले वाले रेडियस से क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो मैस मैं कहता हूँ जी सेम है, यानी जो अर्थ का पहले वाला मैस था वो वाला मैस है, मैस की क्वांटिटी सेम है। फ़र्ज़ करते हैं कि उसका रेडियस पहले से रिड्यूस कर गया है, कम कर गया, अर्थ का साइज़ कम हो गया। कितना कम हो गया, ओरिजिनल का हाफ़ हो गया। तो बताएं अब नई वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला था gm/r। अगर हम इसको कैपिटल आर करें तो उस लिहाज से क्या होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1। तो v डैश हो जाएगा, जी एम मैथ सेम रहेगा, आर आर डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा gm/r/2। आर डैश की वैल्यू r/2 होगी, ये 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा। 2gm ओवर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर रूट। आगे स्क्वायर रूट 2 अलहदा कर लेते हैं, gm/r अलहदा कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 के हिसाब से ये v के बराबर है। तो नई वाली वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी के कितने हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह की बच्चों भी इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। होप सो ये लेक्चर आपको फ़ायदेमंद देगा, होप सो ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह। जितने भी पॉइंट्स हमने डील किए हैं एमसीक्यूज़ उन्हीं में से आपसे पूछेगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।